तो चलो समझते हैं संख्या के बारे में। ये आप लोग का चैप्टर कौन सा है? पहला चैप्टर है, ठीक है। संख्या पद्धति, यहाँ लीजिए सिर्फ संख्या लिखे है। चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, ठीक है। कौन सा चैप्टर है? नंबर सिस्टम। ये आपका अध्याय 1 होने वाला है। तो चलो सबसे पहले संख्या जानने से पहले हम लोग कुछ इसका परिभाषा समझ लेते हैं, ठीक है। तो पहले चलो समझते हैं अंक के बारे में। अंक देखिए क्या होता है। 0 से 9 तक जो है अंक कहलाते हैं। 0 से 9 तक क्या कहलाते हैं? और ये अकेला होता है। अंक कैसा होता है? अकेला होता है, इकाई में होता है। और कुल अंक का हम बात करेंगे तो कुल अंक जो होता है वो कितना होता है? तो 10 होता है, ठीक है। मतलब कुल मिला के जो अंक जो है ना वो मात्र 10 ही है। वैसे देखें यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये आपका जो है अकेले है, इसलिए अंक है, ठीक है। और इसको हम लोग काउंटिंग करेंगे तो कितना है देखो तो 10 गो है। कितना है? 10, ठीक है। तो ये आपका अंक हो गया। और इसी अंक के सहायता से हम लोग क्या करते हैं? संख्या बनाते हैं। यही 10 अंक के सहायता से क्या करते हैं? संख्या बनाते हैं। चाहे हमको छोटा संख्या बनाना पड़े या तो फिर बड़ा संख्या बनाना पड़े, इसी 10 अंक का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया? यही 10 अंक का प्रयोग करते हम लोग को लिखना है। चलो 12 लिखना है, तो 12 लिखना है कि नहीं? तो इसमें कौन कौन अंक का प्रयोग किया गया? 1 और 2। 1 और 2 का, ठीक है। ये भी 12 जो है ये संख्या के अंक है? दोनों है? नहीं, सिर्फ ये संख्या। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ये समूह में है। किसके समूह में है? अंकों के समूह में। अगर हम इसको अलग कर देंगे, ऐसे करेंगे तो ये अलग अलग हो गया। अब ये सिर्फ क्या बन गया? ये अंक बन गया, ठीक है। एक अंक हो गया, 2 अंक हो गया। इसको जो हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? संख्या। तो चलो वही लिखा हुआ संख्या देखिए। अंकों के समूह को क्या कहते हैं? संख्या। संख्या का सिंपल परिभाषा, अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 12, 453, 768, ठीक है, 17,576। ये सभी जो है अंक जो है समूह में है। 1 7 5 7 6 ये अलग अलग रहेगा तो अंक होगा। अब इसको साथ ही लिख दिया, मतलब समूह में लिख दिया तो ये क्या बन गया? संख्या बन गया, ठीक है। तो चलो आप लोग को थोड़ा सा और बता देते हैं। ये जो है संख्या जो है अंक नहीं कहलाएगा, लेकिन अंक संख्या कहलाएगा। अंक संख्या कहलाएगा, ठीक है। जितना भी है वो अंक भी है और ये संख्या भी है। क्यों? देखो आपके प्रश्न में से आपको को पूछता है कि एक अंक का सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो आप बोलेंगे नो, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो एक अंक वाले सबसे बड़ी संख्या बोला गया, अब नो बोल दिया, अब नो तो अंक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है ना ये आपका संख्या भी अंक भी है। जो ये आपका संख्या भी है और अंक भी है। तो यहाँ क्या समझा? अंक संख्या कहलाएगा, अंक संख्या कहलाएगा। हाँ मैं आंसर, लेकिन संख्या अंक नहीं कहलाएगा। कारण क्योंकि अंक जो है अकेले रहता है और संख्या समूह में रहता है, अंकों के समूह में रहता है, ठीक है। बस यही अंतर है। उसके बाद चलो समझते हैं प्राकृत संख्या, ठीक है। प्राकृत संख्या वैसी संख्या जो 1 से शुरू हो और अनंत तक जाते हो। शुरू कितना से होगा? 1 से, और कहाँ तक जाएगा? अनंत, इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। उसको हम लोग बोल देंगे प्राकृत संख्या। अब इसको ऐसे भी बोल सकते हो, गिनती की संख्या जो 1 से शुरू होती हो, गिनती की संख्या जो 1 से शुरू होती हो उसे प्राकृत संख्या कहा जाता है, ठीक है। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 कहाँ तक? अनंत तक, ठीक है। चलिए उसके बाद पूर्ण संख्या। देखो पूर्ण संख्या का आप 2 परिभाषा दे सकते हो, 2-3 परिभाषा। इसका बहुत सारा परिभाषा है, आप सिंपल परिभाषा दीजिए। वैसी संख्या जो 0 से शुरू हो और कहाँ तक जाती हो? अनंत तक जाते हो, उसको कह देंगे पूर्ण संख्या। तो ऐसे भी बोल सकते हो कि प्राकृत संख्या के सदस्य में, किसके सदस्य में? प्राकृत संख्या के सदस्य में क्या शामिल कर देंगे? 0 शामिल कर देंगे, ठीक है। तो वो क्या बन जाएगा? संख्या। देखो यहाँ पे 0 शामिल हो गया, बाकी सेम है कि नहीं है? तो आप ऐसे भी परिभाषा दे सकते हो, ठीक है। जैसे मर्जी वैसे आपको परिभाषा देना है। तो जैसे देखो 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट अनंत तक जाएगा। आप ये बताइए जो संख्या प्राकृत में है वो आपका किसमें है? पूर्ण में भी है। तो पर सभी प्राकृत संख्या पूर्ण कहलाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए जो संख्या
पूर्ण में है वो इसमें नहीं है क्या? नहीं। तो यहाँ पे देखो सभी पूर्ण संख्या प्राकृत कहलाएगा, तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृत नहीं कहलाएगा। कारण तो जीरो जो है पूर्ण संख्या जो कि प्राकृत संख्या में नहीं है। तो यहाँ पे चलो आगे देखते हैं सम संख्या। देखिए जो दो से विभाजित हो, जो दो से भागा लग जाए, दो से भागा लग जाए, दो से भागा लगने वाली संख्या को क्या कह देंगे? सम संख्या। लिखा हुआ है कि दो से विभाजित होने वाली संख्या को सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है 12, उसके बाद 14, उसके बाद 16, उसके बाद 18। 510 होगा, हो जाएगा 510। अच्छा 1,00,000 2,000 हो जाएगा, 2 से भागा लग जाएगा। जो 2 से भागा लगेगा वही सम संख्या। विभाजित वाला भागा लगाना, डिवाइड करना। चलिए विषम संख्या जो 2 से भागा ना लगे, जो 2 से भागा ना लगे वही लिखा हुआ ऐसी संख्या है जो 2 से विभाजित ना हो। जो 2 से भागा लगभग नहीं करेगा तो उसको कह देंगे क्या चीज? विषम संख्या। जैसे 1, 3, 5, 7 इस प्रकार से आगे बढ़ता गया। बताइए 500 कैसा होगा? 522 नहीं, गलत आंसर। 500 कैसा विषम संख्या होगा? 522 विषम संख्या नहीं होगा। ठीक है, वो बोल रहा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो, अच्छा बताइए 111 क्या होगा? हाँ विषम संख्या हो जाएगा। अच्छा चलिए 112 विषम होगा? अच्छा अब बता दो, सब संख्या विषम नहीं होगा? नहीं, तो समझ में आ गया। जो 2 से भागा लगेगा उसको सम संख्या, जो 2 से भागा नहीं लगेगा उसको विषम संख्या। उसके बाद समझिए अभाज्य संख्या। वैसी संख्या जिसका गुणनखंड कितना हो? सिर्फ 2 हो। जिसका गुणनखंड 2 हो उसको अभाज्य संख्या कहा जाता है। इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि एक और स्वयं से भागा लगने वाली संख्या को, एक और स्वयं से भागा लगने वाली संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए 2 जो है किससे भागा रहेगा? एक और स्वयं से। तो इसका गुणनखंड कितना हुआ? दुर्ग ना हुआ। 2 भागा लगेगा 1 और 2 से, इसका गुणनखंड दुर्ग हुआ। उसी प्रकार से 5 जो है कौन कौन से भागा लगेगा? 1 और 5 से। तो यहाँ गुणनखंड कितना हुआ? दुर्ग हुआ। जिससे जितना बार में भागा लगेगा उतना उसका गुणनखंड होगा। 7 किससे लगेगा? तो 1 और 7 से, इसलिए इसका गुणनखंड दुर्ग हुआ। फिर उसी प्रकार से देखो आप बताइए 15 अभाज्य संख्या होगा? क्यों? क्योंकि 15 जो है 1 से भागा लग रहा है, 3 से, 5 से और खुद 15 से। इसका गुणनखंड देखो कितना हो गया? 4 होना चाहिए के को दूसरे को। तो ये आपका अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो जिसका गुणनखंड कितना हो? केवल 2 हो, उसको हम लोग बोल देंगे क्या चीज? अभाज्य संख्या। ठीक है, चलिए उसके देखो यहाँ पर एग्जांपल लिखा हुआ बहुत सारा, 29 लिखा हुआ है। अच्छा बताइए 31 होगा? 33 नहीं होगा, क्योंकि वो 1 से, 3 से, 11 से, खुद 33 से। चलिए उसके बाद देखो क्या है? अभाज्य संख्या। अब यहाँ पे वापर परिभाषा देखिए, जिसका गुणनखंड 2 से ज्यादा हो, जिसका गुणनखंड 2 से ज्यादा हो, तो वही लिखा हुआ है कि जिस संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक हो, बहुत ज्यादा हो, उसे क्या कह देंगे? अभाज्य संख्या कह देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है तक? जैसे 4 देखो भागा लगेगा, देखो 1 से, 2 से, 4 से। तो क्या को गुणनखंड हो गया? 3 हो गया, मतलब 2 से ज्यादा हो गया। तो जब 2 से ज्यादा होगा उस संख्या को हम लोग क्या कह देंगे? अभाज्य संख्या। ठीक है, मतलब कि इसको बोलते हैं। अच्छा 6 देखो, चलिए 8 देखो, 1 से लगेगा, 2 से, 4 से, 8। तो इसका गुणनखंड 2 से ज्यादा हो गया। तो हो जाएगा आपका अभाज्य संख्या। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं दिक्कत है। तो आगे बतावे, तो इसको मिटा देते हैं।
चलिए अगला पॉइंट को समझते हैं। अगला पॉइंट है पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या देखिए, कारण जीरो सहित धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। मतलब कि जीरो भी रहेगा, प्लस भी रहेगा और माइनस भी रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जीरो भी है और ये प्लस। देखो धनात्मक का मतलब प्लस और ऋणात्मक का मतलब माइनस। मतलब प्लस भी रहेगा, माइनस भी रहेगा और जीरो भी रहेगा ना, तो उस संख्या को हम लोग कह देंगे पूर्णांक संख्या। ठीक है, पूर्णांक संख्या बोला गया कि जीरो सहित धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को समूह को पूर्णांक कहेंगे। अब यहाँ पे चलो आप लोग को एक प्रश्न पूछते हैं, जो संख्या पूर्ण में था क्या वो संख्या पूर्णांक में है ना रे? तो उसका वैसे मिल रहा था, जीरो यहाँ पे है, उसमें भी था 1 2 3 है ना रे? लेकिन जो पूर्णांक में है वो पूर्ण में है नहीं। कौन वाला नहीं? जैसे देखो माइनस में एक नहीं है, उसमें यहाँ है -3, मतलब माइनस और उसका है ही नहीं था, तो आपका आंसर हो जाएगा नहीं। ठीक है, चलिए तो आपका प्रश्न रहेगा सभी पूर्णांक पूर्ण कहलाएगा? नहीं, सभी पूर्ण पूर्णांक कहलाएगा। हाँ, सभी पूर्ण जो है पूर्णांक कहलाएगा। पूर्ण मतलब कि जीरो से सही आगे बढ़ेगा, तो यहाँ पर है ना रे। लेकिन सभी पूर्णांक का बात करेंगे तो जैसे -3 ले लेंगे, लेकिन उसमें नहीं है, पूर्ण में नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखो भिन्न संख्या। भिन्न संख्या दो संख्या रहेगा p/q के रूप में रहेगा, और p और q जो रहेगा वो धनात्मक पूर्णांक रहेगा। क्या रहेगा? वही लिखा हुआ है कि यदि p तथा q दो क्या हो? धनात्मक पूर्णांक हो, और वो किस रूप में रहेगा? p/q के रूप में रहेगा। और लेकिन q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। q इज नॉट इक्वल देन 0। उस संख्या को हम लोग क्या कह देंगे? भिन्न संख्या कह देंगे। ठीक है, जैसे देखिए 3/4, 7/8, 1/2, इसी प्रकार से आप लोग बहुत सारा लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका, जीरो नहीं होगा। जीरो ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है। ठीक है, कल का क्लास में थे, कल था रे, तो बुला कैसे जाता है? तो जीरो परिमेय संख्या। ठीक है, चलिए आगे देखिए। उसके बाद परिमेय संख्या देखिए, एकदम सेम परिभाषा, जो इसमें है वो इसमें है, लेकिन इसमें एक चीज हट गया। यहाँ क्या था? धनात्मक पूर्णांक था रे, धनात्मक यहाँ पे हट गया, खाली पूर्णांक हो गया। मतलब क्या समझा कि जो p और q जो होगा ना, वो माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, तीनों हो सकता है। खाली पूर्णांक का मतलब नहीं समझा, लेकिन हम लोग धनात्मक वाला क्या समझा? खाली प्लस वाला, तो प्लस वाला सिर्फ यहाँ से इधर है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग इसको भिन्न में शामिल नहीं करेंगे जीरो को। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे समझ गया कि यदि p तथा q क्या हो? दो पूर्णांक हो और p/q के रूप का हो और q बराबर 0 ना हो, तो उस संख्या को हम क्या कह देंगे? परिमेय संख्या कह देंगे। जैसे देखिए एग्जांपल लिखा हुआ है 3/4, माइनस में 3/4, 1/2, माइनस में 1/2, 0, 7/5। अब ये बताइए, ये जितना भी संख्या है परिमेय संख्या है, क्या इसमें भिन्न भी है? कौन सा है? 1/2 ये भिन्न है, ये भिन्न नहीं है। क्यों नहीं है? तो माइनस में है। तो आपके लिए प्रश्न सुनिए, सभी परिमेय भिन्न कहलाएगा? भिन्न कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। अच्छा, सभी भिन्न परिमेय कहलाएगा? कहलाएगा पक्का? कैसे रे? क्योंकि इसमें सिर्फ प्लस है और इसमें दोनों है, तो इसका इसमें आ गया, लेकिन इसको इसमें नहीं जाएगा, माइनस में नहीं जाएगा। तो सभी भिन्न परिमेय कहलाएगा, लेकिन सभी परिमेय भिन्न नहीं कहलाएगा। परिमेय संख्या सिंपल है कि जिसका वर्गमूल निकले, जिसका वर्गमूल ना निकले उसको अपरिमेय, जिसका वर्गमूल निकले वो परिमेय, जिसका वर्गमूल निकले वो परिमेय। जैसे देखिए √4 का वर्गमूल निकल जाएगा करे 2, तो क्या हो गया? परिमेय। लेकिन अगर √5 को दे देंगे वहां पर इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका निकालिए अपरिमेय, इसका निकालिए। अच्छा बताइए 16 गुना 2 और √, बताइए परिमेय क्या अपरिमेय? अपरिमेय है रे, 16 नहीं निकल जाएगा। हाँ, अच्छा 2 गुना निकलेगा, इसका निकलेगा, इसका नहीं निकलेगा। तो अपरिमेय को गुना करेंगे परिमेय से, तो क्या जाएगा? अपरिमेय।
चलिए, तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा, बल्कि आपका अपरिमेय ही रहेगा, परिमेय नहीं होगा। चलिए, तो समझ में आ गया, जिसका वर्गमूल निकले वो परिमेय, जिसका वर्गमूल ना निकला वो अपरिमेय। वास्तविक संख्या देखिए, हाँ, इसका वर्गमूल तो निकलेगा कि दशमलव निकलेगा ना, पूर्ण में नहीं निकलेगा, पूर्ण में निकालना चाहिए कंप्लीट, ठीक है। वास्तविक संख्या रियल नंबर, ठीक है, ये आपका था इरेशनल नंबर, यह कहा जाएगा नहीं, रियल नंबर, वास्तविक संख्या, ठीक है। तब इसमें बोला गया कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहा जाता है, वास्तविक संख्या कहा जाता है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। मतलब ये संख्या और ये संख्या को समूह कर देंगे, मिला देंगे ना, तो क्या बन जाएगा, वास्तविक संख्या से 1/2 वास्तविक संख्या में आएगा। ये भिन्न भी है, परिमेय भी है, ये वास्तविक भी है, ठीक है। ये आपका क्या है, अपरिमेय, वास्तविक भी है। ये क्या है 4/5, भिन्न भी है, परिमेय भी है, वास्तविक भी है। तो चलिए, आपके लिए प्रश्न है, सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय होगा, सभी सभी एग्जाम्पल जैसे जैसे बोल दे नहीं, सभी हम बोले कि वास्तविक संख्या अपरिमेय होगा, बोल दे नहीं, कारण 1/2 परिमेय है, परिमेय है, अपरिमेय नहीं है। सभी वास्तविक संख्या है, परिमेय कहलाएगा, क्यों, जैसे √3 दे देंगे, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, अपरिमेय हो गया, परिमेय नहीं है। समझ में आ गया। तो चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को, देखे कि नहीं, चलिए।